सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे भारत के पहले परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग वेसल के विषय में, समझेंगे ये मिसाइल ट्रैकिंग वेसल क्या होता है, किस लिए बनाया जाता है, भारत ने इसको किन उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया है और कैसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में यह वेसल न सिर्फ भारत की सुरक्षा के इंतजाम को पुख्ता करता है, बल्कि भारत की ओर आने वाली हर मिसाइल का यह न सिर्फ पता लगाएगा बल्कि उसको नष्ट करने का निर्देश भी देगा। तो समझेंगे कि आखिर मिसाइल ट्रैकिंग वेसल क्या है और कैसे इसने भारत की कद को बहुत मजबूत किया है। वहीं जो दूसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के विषय में और समझेंगे इसमें भारत की वायु गुणवत्ता को कितना खराब बताया गया। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के पहले परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग वेसल के विषय में। इसकी जो इमेज है वह आपकी स्क्रीन पर है, इसको ध्यान से देख लीजिए। इसमें आपको पता चलेगा इसमें कुछ रडार लगाए गए हैं। यह रडार क्या करेंगे, दुश्मन देशों में या फिर उनके सागरीय क्षेत्र में जैसे ही कोई भी मिसाइल एक्टिवेट की जाएगी, चाहे वो किसी देश के लिए भी की जाए, अर्थात या तो भारत के अगेंस्ट में की जाए या किसी अन्य देश के लिए की जाए, तुरंत क्या होगा, यह जो ट्रैकिंग वेसल है यह भारत को बता देगा कि वहां पर मिसाइल से जुड़ी ऐसी गतिविधियों को हमने डिटेक्ट किया है। आप अपने जो सुरक्षा के इंतजाम है उसको पुख्ता कर लीजिए, यह मिसाइल आपकी ओर भी आ सकते हैं। अगर कोई मिसाइल भारत की ओर आती है यह तुरंत बताएगा किस डायरेक्शन से आ रही है, कितनी गति से आ रही है और कैसे हम इसको नष्ट कर सकते हैं। आई होप आप ये जो इसका इमेज है आपने देख लिया है, बाकी चीजों को हम टेक्स्ट के माध्यम से समझते हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL भारत के विशाखापत्तनम में स्थित एक शिपयार्ड कंपनी है। यह भारी भरकम समुद्री जहाजों और जो वॉरशिप होते हैं उनके लिए है जानी जाती है। इसी ने अर्थात HSL ने ही क्या किया है, हाल ही में भारत के प्रथम न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप का निर्माण किया है, जिसके माध्यम से दुश्मन देशों की मिसाइल तैनाती पर हम नजर रखेंगे। अर्थात जैसे वो मिसाइल तैनात करेंगे हमें जानकारी हो जाएगी, साथ ही साथ देश की ओर आती मिसाइल के विषय में पता लगाकर उन्हें नष्ट करने का कमांड भी दिया जा सकेगा। अब यह जो HSL है इसको स्थापित किया गया था 1941 में और इसको उस समय नाम दिया गया था सिंधिया शिपयार्ड और इसको बनाया गया था उस समय 1941 में यह बनाया गया था सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के द्वारा। लेकिन वर्ष 1952 अर्थात 1952 में सरकार ने इसका क्या कर लिया, अधिग्रहण कर लिया और उसके बाद क्या हुआ, ये सरकार के अधीन आ गए। यह देश का पहला ऐसा शिप निर्माण करने वाला यार्ड है जिसे अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के लिए लंदन लॉयड्स रजिस्टर ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस द्वारा क्या किया गया है, एक सर्टिफिकेट दिया गया है। वह सर्टिफिकेट क्या है, ISO 9001 का इसको प्रमाण पत्र मिला हुआ है। यहाँ पर पनडुब्बियों, टैंकरों और 70,000 DWT तक की क्षमता वाले जो जहाज हैं, अर्थात बड़े जो क्षमता वाले जहाज हैं, उनकी भी मरम्मत की जाती है, उनका निर्माण किया जाता है। अब थोड़ा सा समझते हैं भारत के पहले परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग वेसल के विषय में। यह जो HSL है इसके लिए हमने बता दिया क्योंकि कई बार प्रश्न जो बनाने वाली कंपनी होती है, संस्था होती है, उसके विषय में भी पूछा जाता है, इसलिए HSL हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण था। तो भारत ने एक सीक्रेट युद्धपोत अर्थात वॉरशिप तैयार किया है जो दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करेगा। तो ये क्या है, हमारा एक सीक्रेट जो है कि वॉरशिप है, अर्थात इसको हम बना पहले से रहे थे लेकिन हमने जानकारी जो है कि सार्वजनिक नहीं की थी। और सार्वजनिक जानकारी इसलिए नहीं की थी ताकि भारत क्या कर रहा है ये किसी को जानकारी ना हो जाए। इसे जो है कि DRDO अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और NTRO अर्थात नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की मदद से हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने क्या किया है, भारतीय नौसेना के लिए इसको बनाया है। इसका जो नाम है वह है
VC-11184 और इसको दूसरा नाम दिया गया है INS ध्रुव। तो अगर INS ध्रुव ना हो और नाम है VC-11184 तो भी क्या है आप समझिएगा कि INS ध्रुव के विषय में बात की जा रही है। इसे वर्ष 2014 में गुप्त तरीके से बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया था। भारत ने अक्टूबर 2020 में ही इसे गुप्त रूप से कमीशन कर दिया। कमीशन करने का मतलब है कि इसको जल में उतार दिया, इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया। यह जो समय है आप देख सकते हैं जब भारत चीन सीमा का तनाव चल रहा था और इस समय जो चाइना की नेवी थी वह इंडियन ओशन के साथ साथ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कई तरह के ऑपरेशंस को अंजाम दे रही थी, उसकी जो मजबूती थी काफी पुख्ता हो चुकी थी। तो हमें यह जानकारी प्राप्त करनी थी कहां पर किस प्रकार के मूवमेंट हो रहे थे और इसी के कारण भारत ने अक्टूबर 2020 में गुप्त रूप से इसको क्या कर दिया, इसको कमीशन कर दिया। अब इसकी जो सूचनाएं हैं वह सार्वजनिक हुई हैं। इसे एनटीआरओ और डीआरडीओ एवं भारतीय नेवी द्वारा क्या किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा। इन दो संस्थाओं का फुल फॉर्म पहले मैं बता चुका हूं। तो इस पे क्या होगा, यह जो आपका वेसल है इस पर इंडियन नेवी के जो जवान हैं वो तो होंगे ही, साथ ही साथ डीआरडीओ से जुड़े हुए और एनटीआरओ से जुड़े हुए लोग होंगे जो यहाँ पर आने वाले जितने भी सिग्नल्स हैं, जो भी कम्युनिकेशन के मोड हैं उनको समझ सकें और उसके आधार पर डिसीजन ले सकें। इसकी गतिविधियों की जो रिपोर्टिंग होगी वह की जाएगी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड अर्थात एसएफएस को की जाएगी। और आपको यह पता है जो एसएफसी है अर्थात स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है, यह इसकी जो कमांड होती है सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के पास होती है अर्थात पीएमओ के पास होती है। और इसमें जो शामिल होते हैं अर्थात जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड में जो शामिल होते हैं इसमें तीनों सेनाओं के जो सेना अधिकारी हैं वो शामिल होते हैं और रिपोर्ट किसको देते हैं, पीएमओ को देते हैं। अर्थात ये जो फैक्ट है ये इस रूप में इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं इस ट्रैकिंग वेसल ने जो है कि एक सूचना भेजी कि चाइना ने क्या किया है, एक मिसाइल एक्टिवेट किया। मिसाइल एक्टिवेट करने की जैसे इसको सूचना मिलेगी, क्योंकि इस पर डीआरडीओ एनटीआरओ के जो लोग हैं वो भी हैं और इंडियन नेवी के हैं, इस सभी लोग मिलकर क्या करेंगे, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड अर्थात एसएफसी को सूचना भेजेंगे कि हमने ऐसा जो है कि सूचना डिटेक्ट की है। तुरंत क्या होगा, प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तुरंत मीटिंग बुलाई जाएगी और निर्णय लिया जाएगा कि अगर कोई मिसाइल भारत की ओर बढ़ रही है तो उसको किस दूरी पर उसको नष्ट कर दिया जाए। इसकी जो गति होगी लगभग 39 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। समुद्री जो ये जो जहाज है वॉरशिप है ये समुद्र में क्या कर सकता है, 39 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से या फिर 21 नॉट की दर से क्या कर सकता है, यह बढ़ सकता है। ये जो जहाज है 175 मीटर लंबा है, इसका जो वजन है वह लगभग 1500 टन है और इस पर एक हेलीकॉप्टर भी तैनात रखा जाएगा। और इस पर जो है कि नौसेना और अन्य जो सहयोगी हैं, चाहे डीआरडीओ से जुड़े लोग हों या एनटीआरओ से जुड़े हों, लगभग 300 अधिकारी क्रू मेंबर इस पर तैनात रहेंगे। इसमें 2 डीजल इंजन जो है कि 2400 हॉर्स पावर के साथ साथ 3 जो है कि क्या किए गए हैं, ऑक्सिलरी जनरेटर लगाए गए हैं जो इसको क्या करेंगे, ऑपरेशनलाइज करेंगे, इसको ऊर्जा देंगे, इसको चलाएंगे। इसे इस तरह से विकसित किया गया है कि जैसे ही पड़ोस में कहीं मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट किया जाएगा उसे क्या कर लेगा, यह डिटेक्ट कर लेगा और चेतावनी क्या कर देगा, जारी कर देगा। इस तरह भारत के पास अब स्थल के साथ साथ जो सागरीय क्षेत्र में भी मिसाइलों को डिटेक्ट करने की जो रडार सिस्टम है उसको लगा दिया गया। अभी तक हमारे पास क्या है, जो लैंड वाला एरिया है, जो कोस्टल वाला एरिया है, वहां पर हमने रडार लगाकर भारत के अंदर तक पहुंचने के लिए हमने कर रखा था कि कोई मिसाइल अंदर तक ना पहुंच जाए। लेकिन अब क्या कर दिया है हमने, जो है कि इसको लगा दिया है। अब इसको हम कहां रख सकते हैं, इसको जो है हम अंडमान सागर के पास रख सकते हैं या फिर जो इंडियन ओशन का जो दक्षिणी भाग वहां रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर कहीं उधर दक्षिण से या कहीं पूरब की ओर से दूरी से भी अगर कोई मिसाइल जो है कि एक्टिवेट भी की जाती है तुरंत सूचित कर देगा कि अब हमें तैयार हो जाने की जरूरत है, क्योंकि एक मिसाइल जो है एक्टिवेट की गई है और हम क्या करेंगे, उसी बीच में अपना जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिवेट करके हम निर्देश दे पाएंगे कि कोई मिसाइल अगर बढ़ रही तो उसे हमें कहां पे नष्ट करना है। इसमें एल बैंड और रडार और एक्स बैंड रडार लगाया गया है और जो यह क्या करेगा, आईसीबीएम मिसाइल को 1500 से लेकर 2000 किलोमीटर की दूरी पर ही पता कर लेगा, उसकी दिशा और गति की भी सूचना देगा।
ये इस पर जो है कि मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार भी लगाया गया है जो एक साथ 10 ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है। अर्थात अगर एक ही साथ कई जगह पर गतिविधियां होती हैं तो सबके विषय में सूचना भेजता रहेगा। इसे इसरो द्वारा यह जो मल्टी रडार ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट है, ये जो MOTR है, इसे इसरो द्वारा इसलिए बनाया गया था ताकि किसी डिब्रिज अर्थात वायुमंडल में से आप जो देखे होंगे आपने टुकड़े जो आते हैं, चाहे हमने कोई मिशन भेजा कुछ भी भेजा तो उधर से जब कोई चीजें नष्ट हो जाती, जो टुकड़े आते हैं उनको वायुमंडल में प्रवेश कर रहे थे तो उनको यह देखने के लिए कि आखिर वो किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, उनको पता लगाने के लिए जो है कि इसरो ने क्या किया था, मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार को जो बनाया था, अब क्या कर दिया गया है, ये जो मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार है उसको इसी वेसल पर लगा दिया गया है। और इससे यह क्या होगा, जो ICBM जो मिसाइल होती है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक जो मिसाइल होती हैं, उनको हम ट्रैक कर सकेंगे। आपको पता है कि ICBM जो मिसाइल होती हैं वह क्या करते हैं, पहले ऊपर की ओर जाते हैं और फिर क्या करते हैं, वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। तो आपको पता है कि जैसे हमने मान लेते हैं कोई रॉकेट छोड़ा, कोई सैटेलाइट छोड़ा, वह क्या होते हैं, वायुमंडल में जाते हैं, वह नष्ट हो गए, उनके जो टुकड़े आते हैं वो टुकड़े किस डायरेक्शन में आ रहे हैं उनको पता करने के लिए इसरो ने क्या किया था, जो MOTR विकसित किया था, अब इसी को इसमें लगा दिया गया है। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई ICBM मिसाइल जो है कि ऊपर जाकर नीचे की ओर आती है, और ये इसलिए होता है ताकि वो जल्दी डिटेक्ट ना हो सके, रडार की पकड़ में ना आ सके, तो ऐसे भी मिसाइल को क्या करेगा, यह जो हमारा वेसल है पकड़ लेगा। यह वेसल अपनी सुरक्षा के लिए कुछ मिसाइलों को अपने साथ भी रखेगा, जिससे अगर तात्कालिक जरूरत पर कहीं हमला भी करना पड़े तो ये कर सके, कोई मिसाइल अगर पास में आ गई है तो इसको तुरंत नष्ट कर सके। भारत से पहले जो तकनीकी है वह अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन के पास थी, और इस तरह से भारत ने क्या किया है, अब अपना कद इन देशों में शामिल कर लिया है। और यह जो हमारे यहाँ जो सर्विलांस युद्धपोत है उसमें एक नया मुकाम हमने हासिल कर लिया है। भारत एक और इसी प्रकार का छोटा जो है कि वेसल बना रहा है जिस पर 100 जो है कि क्रू मेंबर्स तैयार रह सकते हैं, और इसको जो स्पेशली बनाया जा रहा है, यह बनाया जा रहा है जो लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल होती हैं उनको ट्रैक करने के लिए। लॉन्ग रेंज की जो क्रूज मिसाइल होती हैं इनको पता करने के लिए हम एक और जो है कि क्या कर रहे हैं, इसी प्रकार का वेसल बना रहे हैं। BC-1184 या INS ध्रुव सैटेलाइट्स और साथ ही साथ रणनीतिक मिसाइलों को क्या करेगा, ट्रैक कर सकेगा। अर्थात ये जो सैटेलाइट्स होती हैं, चूंकि हमने बताया इसमें जो एक टेक्नोलॉजी लगाई गई है जो डिब्रिज के विषय में बताती थी, जो इसरो ने डिजाइन की थी, वह क्या थी, सैटेलाइट से जुड़े हुए जो उपकरण आते हैं उन्हीं के विषय में पता करने के लिए थी। तो इसमें यह भी लगा हुआ है और रणनीतिक मिसाइलों को ट्रैक करने की क्षमता भी लगी हुई है। तो इसी के कारण हिंद महासागर की इसको ECG कहा जाता है। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके हेल्थ के लिए जब आपको कहा जाता है कि आप ECG करवाइए तो दरअसल आप क्या करना आपको क्या करवाना होता है, किस प्रकार का चेकअप होता है, बॉडी के किस भाग के लिए करवाया जाता है, ये बताइए। अब इसको क्या कहा जा रहा है, हिंद महासागर की ECG कहा जा रहा है। ECG को बस मैं आसान शब्दों में कह दूं कि यह हिंद महासागर में जो भी एक्टिविटी होगी सबके विषय में बता आपको देता रहेगा। इस पर लगाए गए जो रडार सिस्टम का प्रयोग है वह सतह, उपसतह और हवाई सीमा में भी किया जा सकता है। अगर पानी के अंदर कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसको भी डिटेक्ट करेगा, पानी पर हो रही है, वायुमंडल में हो रही है, अर्थात कोई मिसाइल ऊपर की ओर मूव करे, किसी भी डायरेक्शन में बढ़ रही है तो ये क्या करेगा, उसका पता लगाएगा। इससे क्या होगा, जो नेवी को तो फायदा होगा ही होगा, एयरफोर्स और मिलिट्री की जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी क्या होंगे, पुख्ता होंगे। इसको बनाया गया है मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इसको बनाया गया है, और यह जो मेक इन इंडिया के तहत ये जो वेसल बना है यह क्या कर रहा है, भारत का जो रक्षा के क्षेत्र में निर्भरता है उसको बढ़ा रहा है, और जो हम हर चीज को आयात करने पर निर्भर रहते थे उस निर्भरता को कम कर रहा है। इसमें लगे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरे रडार के जरिए इंडो पैसिफिक में शक्ति संतुलन भी क्या करेंगे, हम स्थापित कर पाएंगे। कुल मिलाकर अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुश्मन देशों में हो रही गतिविधि की हमको जानकारी देती है, स्वाभाविक है हम क्या करेंगे, उससे अपने आप को सुरक्षा कर पाएंगे, दे पाएंगे, और साथ ही साथ आने वाले हर चुनौती के लिए हम अपने आप को तैयार कर पाएंगे। भारत अदन की खाड़ी से लेकर मलक्का जल संधि तक जो सक्रिय निगरानी कर पहले से करता आया है, अब उसको और मजबूती मिलेगी, और यहाँ पर क्या करेगा, इस वेसल के माध्यम से हम चाइना को आसानी से उस पर नजर रख सकेंगे। यह भारत की निगरानी कर रहे हैं अन्य देशों के उपग्रहों के बारे में भी क्या करेगा, पता लगाएगा, अर्थात कोई उपग्रह है जो भारत की सूचनाएं ले रहा है उसको विषय में भी बता देगा। तो इससे
उससे क्या हुआ, हमारा जो मिसाइल के साथ साथ जो सैटेलाइट्स के द्वारा जो हम पर नजर रखी जाती थी, हम उससे मुक्ति पा सकते हैं या फिर उसको हम काउंटर कर सकते हैं। हाल ही में आपको पता है कि खबर सामने आई थी कि चीन की नेवी विश्व की सबसे बड़ी नेवी बन गई है, अर्थात उसने अमेरिका की नेवी को पीछे छोड़ दिया है। इससे क्या होगा, हिंद महासागर में भारत की जो चुनौतियां हैं वो बढ़ गई हैं, और इसके अलावा भारत चीन सीमा तनाव या दक्षिण चीन सागर में जो चाइना का जो आक्रामकता है उसको आपने देखा, इन सभी चीजों को ये क्या कर पाएगा, नियंत्रित कर पाएगा। आई होप आप संक्षेप में इसको समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के विषय में। IQ एयर स्विट्जरलैंड स्थित वायु गुणवत्ता बढ़ाने की तकनीकी पर काम करने वाली एक कंपनी है। तो IQ एयर क्या है, स्विट्जरलैंड स्थित एक कंपनी है जो कि क्या करती है, वायु गुणवत्ता को बढ़ाने की तकनीकी का इजाद करती है, उपकरण बनाती है। यह वायु गुणवत्ता को बताने वाले उपकरण भी बनाती है, और साथ ही साथ वायु गुणवत्ता बढ़ाने वाले, अर्थात सबसे पहले ये कहती है कि देखिए आपके यहाँ पे इतना पॉल्यूशन है, फिर इनसे पूछा जाता है तो फिर अब हम क्या करें, तो ये कहते हैं कि हमारा ये वाला उपकरण ले लीजिए, और इससे क्या होगा, जो एयर पोल्यूशन की समस्या वो समाप्त हो जाएगी। यह रियल टाइम एयर क्वालिटी डेटा भी उपलब्ध करवाती है, यह बताती है कि कहां पर किस समय ये जो एयर पोल्यूशन का लेवल कितना है। इस कंपनी को 1963 में घरेलू वायु प्रदूषण को कम करने, धुआं को बाहर निकालने तथा घर के अंदर स्वच्छ वायु को रखने के उपकरण निर्मित करने के लिए इसको क्या किया गया था, बनाया गया था। आपको पता है कि ये जो यूरोपीय क्षेत्र है, यूरोपीय क्षेत्रों में क्या किया जाता है, लकड़ी के माध्यम से जलाकर उसको घरों को गर्म रखा जाता है। तो स्वाभाविक है उससे क्या होता था, एयर पोल्यूशन जो होता था, इन हाउस एयर पोल्यूशन होता था। तो 1963 में इनको विचार आया कि हम ऐसा करते हैं कि जो धुआं है इनको बाहर कैसे निकाला जाए, कैसे हम जो है कि घर के अंदर अच्छी क्वालिटी की एयर को रख सकते हैं। इसके लिए उन्होंने काम किया, और अब ये क्या करती है, ये कंपनी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी करती है, और हाल ही में इसने क्या किया है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 को सार्वजनिक किया है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए जो पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 की मात्रा को आधार बनाया जाता है। अब देखिए पार्टिकुलेट मैटर को क्या है कि आपने देखा होगा, धूल है, राख है, कण है, तो ऐसे कण जिनका जो है कि क्या होता है, जिनका जो व्यास है 2.5 माइक्रोमीटर, और देखिए इस माइक्रोमीटर को इस रूप में लिखा गया है, 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा जिस भी कण का क्या होगा, व्यास होगा, उसको बोलते हैं PM2.5। अर्थात PM2.5 क्या बताता है, कणों के आकार को बताता है। ऐसे कण जिनके व्यास का आकार 2.5 माइक्रोमीटर से कम हो उनको बोला जाता है PM2.5। स्वाभाविक है जो कण है ये सल्फेट के हो सकते हैं, नाइट्रेट के हो सकते हैं, ब्लैक कार्बन के रूप में हो सकते हैं, किसी भी चीज के हो सकते हैं। चूंकि बहुत सूक्ष्म आकार के हैं तो ये क्या करते हैं, फेफड़ों के जरिए बॉडी में पहुंचते हैं, और ये क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी के हमारे अंग है उनको प्रभावित करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को भी प्रभावित करते हैं, और ये क्या होता है, इसकी वजह से हमारी मृत्यु भी होती है। तो अगर हम देखें तो हर शहरों में आपको यातायात के वाहनों के कारण या फिर अन्य चीजों से जिनका हम जिक्र भी करेंगे, तो उनके माध्यम से क्या होता है, वायु में प्रदूषण होते हैं, कण होते हैं। कई बार ये जो कण है हमें सामान्य रूप से लगता है कि वायुमंडल साफ है, लेकिन आपको क्या होता है, वो शरीर में जा रहा होता है। जैसे दिल्ली के संदर्भ में कहा जाता है कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वह अगर जो है कि स्मोकिंग नहीं भी करते तो भी एयर पोल्यूशन इतना है कि वो 8 से लेकर 10 सिगरेट जो है कि डेली क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, अर्थात उतना धुआं उनके अंदर जा रहा है। खैर ये सभी चीजें क्या होती हैं, जब ये धुआं अंदर जा रहा है, ये जो पोल्यूटेंट मटेरियल है जब अंदर जा रहा है तो क्या करेगा, बॉडी पर नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। तो यह जो PM2.5 की मात्रा को आधार बनाकर क्या करता है, देशों को बताता है कि देखिए आपके यहाँ इतना ज्यादा प्रदूषण है। स्वाभाविक जो बड़े कण हैं उनको तो आप फिल्टर आसानी से कर सकते हैं, जो छोटे कण हैं उनको थोड़ा फिल्टर करना आसान। भारत में होने वाले प्रदूषण के जो मुख्य स्रोत माने जाते हैं वह यातायात के साधन बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, लकड़ी या अन्य प्रकार के घरेलू ईंधन जिनसे क्या होते हैं, इस प्रकार के कण निकलते हैं। जैसे आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग क्या करते हैं, जो है कि ईंधन पे या लकड़ी पे खाना बनाते हैं। बिजली का उत्पादन जो हम करते हैं, चाहे उसके लिए हम कोयला जलाएं या किसी अन्य चीज को, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। कचरा जलाने से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। कृषि अपशिष्ट को जलाते हैं, इससे होता है। निर्माण कार्य अर्थात घरों को तोड़ते हैं तो आपने देखा होगा जैसे ही वहां पे किसी भी प्रकार का निर्माण कर, धूल जो है कि राख या कई तरह की चीजें उड़ती हैं। जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनमें जो प्रोडक्शन होता है उनसे जो धुआं निकलता है, जनरेटर या जो वाहन है उनको इसके लिए क्या माना जाता है, रिस्पॉन्सिबल माना जाता है।
अब देखिए जो रिपोर्ट आई है क्या कहती है। हाल ही में जारी की गई इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली वायु गुणवत्ता में वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में क्या हुआ है, 15% सुधार जरूर हुआ है, लेकिन बावजूद इसके दुनिया के सर्वाधिक जो प्रदूषित शहर है उसमें 10वां स्थान किसका है, दिल्ली का। अगर राजधानियों में देखा जाए तो सर्वाधिक जो प्रदूषित राजधानी है वह दुनिया की कौन सी है, वह दिल्ली है। और यह जो डेटा आया है वह 106 देशों में रिसर्च करके दिया गया है, अर्थात 106 देशों में कंपेयर किया गया और इसमें यह देखा गया कि जो सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है वह कौन सा है, दिल्ली। अगर शहरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ये तो देखिए राजधानी की बात हुई, राजधानी सबसे पोल्यूटेड दिल्ली की, लेकिन सर्वाधिक जो प्रदूषित शहरों का देखा जाए तो 10वां स्थान दिल्ली को प्राप्त होता है। लॉकडाउन के कारण 2020 में भारतीय शहरों की जो वायु गुणवत्ता है उसमें काफी सुधार होने के बावजूद आपको अभी मैं बताऊंगा कि जो हमारे यहाँ जो विश्व के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहर हैं उसमें से 22 शहर कहाँ के हैं, इंडिया के हैं। और जो लॉकडाउन में एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुई थी वो 63% थी। इसी के कारण कई बार यह लोग कहते हैं कि लॉकडाउन भले ही इंसानों के लिए दुखदाई हो लेकिन प्रकृति के लिए क्या था, वो काफी अच्छा था, जीव जंतुओं के लिए काफी अच्छा था, इकोसिस्टम के लिए काफी अच्छा था। विश्व के 30 सर्वाधिक जो 3 सर्वाधिक प्रदूषित जो शहर हैं या यहाँ शहर नहीं यहाँ देश होगा वह बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत हैं। जबकि 3 सर्वाधिक प्रदूषित जो राजधानियां हैं वह दिल्ली है, ढाका है और मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। तो अगर आपसे पूछा जाए 3 सर्वाधिक प्रदूषित देश तो ध्यान दीजिएगा बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत तीनों पड़ोसी देश हैं। साथ ही साथ पूछा जाए 3 सर्वाधिक प्रदूषित राजधानियां तो दिल्ली को पहले स्थान पर रखिएगा, उस ढाका और मंगोलिया को इसके बाद रखिएगा। इसके अलावा ये देखिए दिल्ली में जो PM 2.5 का वार्षिक औसत है वह पाया गया है 84.1 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज किया गया है। और ढाका में क्या है, इसको देखा जाए तो 77.1 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है। उलान बटोर में क्या है, यह इतना है, लेकिन यह जो भी है इसको आप देख सकते हैं काफी ज्यादा है। दिल्ली में PM 2.5 का स्तर कितना ज्यादा है इसको इस रूप में समझिए कि जो चीन की राजधानी बीजिंग है वहां PM 2.5 का जो स्तर है वह 37.5 PCM है, अर्थात माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है। अर्थात वहां से दूरने से भी ज्यादा क्या है भारत में जो PM 2.5 का स्तर है। और जो बीजिंग की पहचान की जाती है उसकी जो पहचान है उसके लिए जो विशेषण यूज किया जाता है वह यह है कि वह विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानियों में से। तो सोचिए जब उसको यह टैग मिलता है तो दिल्ली के लिए अब क्या शब्द यूज किया जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 22 शहर भारत के हैं। और जो यह दुनिया के सर्वाधिक 22 शहर भारत के हैं, कितने में से हैं, ध्यान दीजिएगा 30 शहरों में से। दुनिया का सर्वाधिक जो प्रदूषित शहर है वह चीन के सिंजियांग को बताया गया है, अर्थात चीन का जो सिंजियांग है वह दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। और इसके बाद जस्ट स्थान आता है गाजियाबाद का, अर्थात दुनिया का सबसे सेकंड पोल्यूटेड जो सिटी है उसको बताया गया है, गाजियाबाद को बताया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर टॉप 10 में आपसे जो पोल्यूटेड सिटीज हैं उनमें देखें तो सिंजियांग के बाद अगले जो 9 स्थान हैं वह अगले सभी 9 स्थान किसके द्वारा भरे गए हैं, भारत के ही, अर्थात भारत के ही अगले 9 शहर सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं। दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 35 शहर केवल और केवल भारत के हैं। और 50 में से 49 जो शहर हैं वह कहां से संबंधित हैं, जो सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं वह पाकिस्तान से हैं, चीन से हैं, बांग्लादेश से हैं और भारत से हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र में वायु प्रदूषण कितना ज्यादा है। भारत की अन्य प्रदूषित जो शहर हैं जो मैंने बताया उसमें देखिए गाजियाबाद के अलावा बुलंदशहर, फिर उसके बाद बिसरख, जलालपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, आगरा, मुजफ्फरनगर, भिवानी, फरीदाबाद, जिंद, हिसार, फतेहाबाद, बंदवाड़ी, गुरुग्राम, यमुनानगर, रोहतक, धारूहेड़ा, मुजफ्फरपुर, ये जो है कि कुछ वह नाम है जिन्होंने क्या किया है, प्रदूषण के क्षेत्र में कोई मुकाम हासिल किया है। हालांकि अच्छी अचीवमेंट नहीं है। ये जो रिपोर्ट है 106 देशों में PM 2.5 के डेटा के आधार पर तैयार की गई है।
पिछले साल ग्रीन पीस इंडिया ने इस विषय पर अर्थात एयर पोल्यूशन पर अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसमें उसने कहा था कि झरिया क्या है, देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। और इसमें जो दिल्ली को प्रदूषित शहरों के रूप में सूचित किया गया था, उसको रैंक की गई थी 10वां। लेकिन अब आपने जैसा कि देखा, सर्वाधिक प्रदूषित शहर के रूप में वह क्या हो चुका है, स्थापित हो चुका है। दक्षिण एशिया में वायु प्रदूषण कितना खतरनाक है या खराब है, इसको इस रूप में समझिए कि दक्षिण एशिया में लगभग 13% से लेकर 22% तक जो मौत का संबंध है, मृत्यु का संबंध है, जो असामयिक मौत होती है, उसका संबंध है वायु प्रदूषण से। ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया एनालिसिस के अनुसार 2020 में केवल दिल्ली में 54,000 लोगों की जो असामयिक मृत्यु हुई थी, वह वायु प्रदूषण के कारण हुई थी। समझिए, एक शहर का यह डेटा है। वायु प्रदूषण एशिया की जीडीपी को भी प्रभावित करता है, और ये इस पर का जो निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है जीडीपी पर वह पड़ता है 7.4%। हवा में प्रदूषित तत्वों की उपलब्धता से मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों को भी क्या होता है, कई तरह की गंभीर समस्याएं जैसे दमा, सर्दी, अंधापन, श्रवण शक्ति अर्थात सुनने की क्षमता कमजोर होना, त्वचा रोग जैसी बीमारियां उत्पन्न होती। और आपको पता है कि वायु प्रदूषण जब ज्यादा होता है तो क्या होता है, अम्ल वर्षा होता है, एसिड रेन की समस्या होती है। और इस एसिड रेन से क्या होता है, पेड़ पौधे, भवन, गाड़ियां, सभी पर क्या होता है, निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो आप समझ पाए होंगे कि भारत में जो वायु प्रदूषण की स्थिति है वह कितनी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। और ये भी समझ पाए होंगे कि भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग वेसल है, वह क्यों खास है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।